डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले जब हम आपसे रूबरू हुए थे तो हमने महादेवी वर्मा का रेखाचित्र बिंदा का अध्ययन किया था, उसके बारे में कुछ बातचीत की थी। उद्देश्य, प्रस्तावना, रेखाचित्र बिंदा का मूल पाठ है, उस पर भी हम बातचीत किए थे। कुछ बातें उसमें रह गई थी, छूट गई थी, जिसको इस भाग में, जिसका मैंने भाग 2 किया है, महादेवी वर्मा रेखाचित्र भाग 2। भाग प्रथम वो है जो इससे पहले पढ़ा गया, भाग 2 ये है जिसमें हम इसकी आगे की बातचीत को रखेंगे। भाग 2 की बात करें तो इसमें कुछ बातें जो पिछले आपने पढ़ा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो उसमें कुछ छूट गया है। खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, क्या ये मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। अब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका। तब मैं एक दिन दोपहर को सभी को आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सा चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है। शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। फिर तो बिंदा को दुखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आशा बंधन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते हुए मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं बोली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। बिंदा रेखाचित्र के रूप में विश्लेषण। इसके मुख्य पात्र और गौड़ पात्र के साथ साथ, जैसे बिंदा मुख्य पात्र बिंदा है, बिंदा की सौतेली माँ लेखिका, और गौड़ पात्र बिंदा की माँ, बिंदा के पिताजी श्यामा गाय मोहन। बात करें बिंदा रेखाचित्र का रेखाचित्र के रूप में विश्लेषण। हिंदी साहित्य में रेखाचित्र को एक नई विधा के रूप में जाना जाता है। रेखाचित्र का स्वरूप
कुछ हद तक कहानी और निबंध के बीच का माना जाता है। सामान्यतः अंग्रेजी के स्केच शब्द के पर्याय रूप में रेखाचित्र शब्द का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार रेखाओं के माध्यम से कोई चित्रकार चित्र अंकित करता है, इसी प्रकार लेखक शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में एक शाब्दिक चित्र अंकित करता है। उसे रेखाचित्र के रूप में जाना जाता है। वैसे रेखाचित्र का संबंध विभिन्न साहित्य विधाओं और अन्य कलाओं के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें चित्रकला के साथ उसका संबंध जोड़ा गया है, तो दूसरी ओर कहानी, निबंध आदि विधाओं के साथ ही उसका संबंध जोड़ा गया है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति या घटना के संबंध में जानकारी देना, उसके स्वभाव, उसके वैशिष्ट्य, उसके गुण दोष आदि को प्रसंगानुरूप साकार करना, यह रेखाचित्र का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। रेखाचित्र कम से कम शब्दों में लिखा गया मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव साहित्य प्रकार है। रेखाचित्र के प्रमुख तत्वों के आधार पर बिंदा रेखाचित्र का विश्लेषण किया गया है। जैसे यथार्थ अनुभूति। रेखाचित्र का प्रमुख तत्व है यथार्थ अनुभूति। रेखाचित्र में जो घटनाएं या प्रसंग का अंकन होता है वह यथार्थ होता है, वास्तविक होता है। अर्थात रेखाचित्रकार अपने जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण करता है और उस सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर उसे जीवन में जो यथार्थ अनुभूति प्राप्त होती है, उसी यथार्थ अनुभूति का अंकन वह अपने रेखाचित्र में करता है। अर्थात रेखाचित्र विषय वस्तु और यथार्थ अनुभव पर आधारित होता है। अर्थात रेखाचित्र में कल्पना का अधिक समावेश नहीं होता। रेखाचित्र की विषय वस्तु रेखाचित्रकार की स्मृतियों से आता है। बिंदा रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने अपनी बाल्य सखी बिंदा के साथ अपने बचपन के यथार्थ अनुभवों का बहुत रोचक, सजीव एवं यथार्थ वर्णन किया है। बिंदा की माँ बचपन में ही चल बसी। उसके पिता ने दूसरी शादी की। बिंदा की सौतेली माँ यानी पंडिताइन चाची बिंदा के साथ बड़ी सख्ताई से पेश आती हैं। यह बिंदा को मोहन की देखभाल में लगा देती हैं और कभी भी बिंदा से कोई काम में कोई चूक होती है तो पंडिताइन चाची उसे सख्त से सख्त सजा देती। बिंदा जब चेचक का शिकार होती है तब वह उसे अकेली छोड़कर अपने पति और बेटे समेत घर के ऊपर के मझले खंड पर रहने के लिए चली जाती हैं। बिंदा रेखाचित्र में लेखिका ने बिंदा के चरित्र का यथार्थ वर्णन किया है, जो पाठकों की सहानुभूति के पात्र बनती है। बिंदा को सौतेली माँ का चित्रण भी उनके पात्र के अनुसार किया गया है। उनका बर्ताव पाठकों को रास न आए ऐसा है। इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति के भीतर सहानुभूति, करुणा, दया जैसे भाव पैदा होते हैं। संवेदनशीलता। दूसरे भाग की बात करें तो संवेदनशीलता। प्रत्येक साहित्य लेखन के लिए लेखक के पास संवेदनशीलता का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि बिना संवेदनशीलता के कोई भी साहित्यकार मार्मिक अनुभूतियों को नहीं प्राप्त कर सकता और उनका उतना सजीव अंकन भी नहीं कर सकता। रेखाचित्र में रेखाचित्रकार अपने आसपास की परिस्थिति एवं परिवेश से प्रभाव ग्रहण करता है। उस प्रभाव की जितनी प्रतिक्रिया उसके मन में होती है, उसके अनुसार यह उसी को अपने रेखाचित्र में अभिव्यक्त करता है। अतः परिवेश से प्रभाव ग्रहण जितना अधिक प्रभावी होगा, उसकी उतनी ही प्रभावी अभिव्यक्ति रेखाचित्र में संभव है। बिंदा रेखाचित्र में लेखिका ने अपने बाल सखी बिंदा के जीवन की कहानी हमारे सामने रखी है। बिंदा के साथ पंडिताइन चाची का जो व्यवहार है, वह बिंदा का लेखिका को आकाश के तारों में से एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहना, यह रही मेरी अम्मा, पंडिताइन द्वारा बिंदा को बार बार डांटना आदि प्रसंग पाठक की संवेदना को झकझोर देते हैं। लेखिका ने बिंदा रेखाचित्र में ऐसे मार्मिक प्रसंग चित्रित किया है कि हर पाठक में दया, करुणा, संवेदना जागृत कर देता है। इसके तीसरा जो भाग है वह है संतुलन और तटस्थता। रेखाचित्रकार के लिए अपने लेखन कार्य में संतुलन और तटस्थता का होना अत्यंत अनिवार्य होता है। रेखाचित्रकार अपने रेखाचित्र में अपने स्वानुभूत प्रसंगों का चित्रण करता है, अर्थात उसकी अनुभूतियाँ वास्तविक होती हैं। जो कुछ उसने देखा है
या जो कुछ उसने अनुभूत किया है जिसको रेखा चित्र में अंकित करता है। ऐसी परिस्थिति में उसके मन में प्रसंग या व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की लालसा जागृत हो सकती है, किंतु वह लालसा रेखा चित्र के लिए घातक सिद्ध होती है। इसलिए एक रेखा चित्रकार को अपने अनुभूत सत्य का वर्णन करते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण या पूर्वाग्रह युक्त चित्रण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रेखा चित्र की विश्वसनीयता घट जाती है तथा उनका पाठकों पर उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जो जैसा है या जो जिस रूप में है उसी रूप में किंतु रोचक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत करना ही रेखा चित्रकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। रेखा चित्र में रेखा चित्रकार को अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। बिंदा रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने सभी पात्रों के चित्रण में संतुलन व तटस्थता बरती है। इसके अगले भाग के रूप में सूक्ष्म निरीक्षण और चित्रात्मकता की बात की जाए तो रेखा चित्र में घटना, व्यक्ति, प्रसंग आदि के संदर्भ में सूक्ष्म निरीक्षण और उसका उतना ही सूक्ष्मता से विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। रेखा चित्र में चरित्र का विशेष महत्व देखने को मिलता है। अधिकांश रेखा चित्रों का विषय कोई न कोई व्यक्ति होता है। रेखा चित्रकार उस व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का अंकन, उसके गुण दोषों का अंकन अपने रेखा चित्र में करता है। ऐसी स्थिति में उस चरित्र के बाह्य रूप रंग का वर्णन, उसकी बाह्य चेष्टाओं का वर्णन करता है। साथ ही उसकी मानसिक हलचलों का, उसके आंतरिक व्यक्तित्व का चित्रण भी रेखा चित्रकार के लिए जरूरी होता है। रेखा चित्रकार व्यक्ति के गुण दोषों का मार्मिक, आकर्षक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए चित्रात्मकता का प्रयोग करता है। रेखा चित्रकार रेखा चित्र में जितनी चित्रात्मक वर्णन शैली का प्रयोग करेगा, रेखा चित्र उतना सजीव बनेगा तथा पाठकों पर अपेक्षित प्रभाव डालने में सफल सिद्ध होगा। अगली भाग की बात करें, उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक साहित्यकार किसी न किसी उद्देश्य से ही साहित्य विधाओं का लेखन करता है। रेखा चित्र भी एक उद्देश्य प्रधान विधा है। रेखा चित्र में उद्देश्य का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे रेखा चित्र के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। रेखा चित्र का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी उपेक्षित चरित्र को सजीवता प्रदान करना या उसे आकर्षक या प्रभावी रूप से साकार करना। जीवन और जगत में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो अनेक अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, लेकिन उन्हें उतना महत्व नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थिति में रेखा चित्रकार का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसे चरित्रों को उनके गुण दोषों सहित रेखा चित्र में साकार करे ताकि उनके जीवन के आदर्श से पाठक प्रभावित हो जाएं। प्रस्तुत रेखा चित्र में बिंदा, जो इस रेखा चित्र की मुख्य पात्र है एवं लेखिका की बाल सखी है, उसके करुण जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत की गई है, जो हमें बिंदा जैसी उपेक्षित एवं अत्याचारों का शिकार बच्चियों की कथा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। साथ साथ बिंदा रेखा चित्र पढ़कर हमारी संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। बिंदा के प्रति हमें सहानुभूति पैदा होती है। बिंदा रेखा चित्र को पढ़कर पाठकों में करुणा का भाव जागृत होता है। पाठकों के भावों का परिष्कार होता है। भाषा शैली। भाषा शैली एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा शैली वैसे सभी साहित्य विधाओं में भाषा शैली का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा शैली किसी भी साहित्य का आईना है, क्योंकि किसी भी साहित्य को सबसे पहले सामने लाने वाला घटक उसकी भाषा और शैली होता है। सभी गद्य विधाओं के समान रेखा चित्र में भी भाषा शैली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रेखा चित्र में रेखा चित्रकार अत्यंत सरल, सजीव और सशक्त भाषा का प्रयोग करता है ताकि रेखा चित्र और अधिक प्रभावी बन जाए। मित्रों, बिंदा रेखा चित्र यहाँ पे पूर्ण होता है, यहाँ पे समाप्त होता है।
समाप्त इसलिए क्योंकि इसको पढ़ा जा चुका है 2 भागों में, लेकिन यह समाप्त नहीं होता है। इसी के साथ आप विद्यार्थी मित्रों को ज़रूरत है इसको पढ़ने की। आप टेक्स्ट पढ़िए, टेक्स्ट के अलावा इस वीडियो के माध्यम से भी मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। महादेवी वर्मा का रेखाचित्र बिंदा रेखाचित्र के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थान इसलिए रखता है क्योंकि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह पाना ही एक रेखा चित्रकार के लिए और रेखा चित्र के लिए जरूरी होता है। छोटे से बात में कम शब्दों में बड़ी बात कह जाना रेखा चित्र का उद्देश्य होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे अगले भाग में अगली इकाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वाध्यायः परः